नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर में अपन स्टार्ट करते हैं। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये स्पेसक्राफ्ट है जो सूरज के पास जाकर वापस लौटा। इसने वहां का टेम्परेचर 980 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। 29 दिसंबर को एक फैसला हुआ राजस्थान कैबिनेट मीटिंग, मंत्रियों की जो मीटिंग हुई उसके अंदर फैसला ये किया गया कि राजस्थान में जो 50 जिले थे वो अब 41 जिले रह जाएंगे। 9 जिले हटा दिए गए तथा वो 10 संभाग थे, उनमें से 3 संभागों को हटाया गया और अब 7 संभाग रहेंगे। इसलिए इस प्रकार राजस्थान में 41 डिस्ट्रिक्ट और 7 संभाग रहेंगे। 3 संभागों को हटाया गया है। कैबिनेट मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही थी और कैबिनेट प्लस जो सब कमेटी है पवार समिति, उनकी सिफारिशों के बाद में अब दूदू जो एक्चुअल में जिला बनने लायक नहीं था, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, जो नीम का थाना वह कोटपुतली में ये चला था भाई, कोटपुतली या बैरोड को बनाए या नीम का थाना को बनाए, तो अब इनमें से नीम का थाना को हटाया जाएगा। ये शाहपुरा जो भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है, इसको भी वापस हटा दिया गया है। अनूपगढ़ जिसे गंगानगर से निकालकर अनूपगढ़ बनाया गया था, अब उस अनूपगढ़ को जिले से हटा दिया गया है। वह अनूपगढ़ अब गंगानगर की एक तहसील होगी। गंगापुर सिटी की बात करें तो गंगापुर सिटी भी अब जिला नहीं रहेगा। जयपुर ग्रामीण, जयपुर के 2 टुकड़े किए थे, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, तो अब पूरा शहरी और ग्रामीण मिलाकर एक जयपुर ही रहेगा। बस जयपुर में कोटपुतली बहरोड अलग रहेगा। तीसरा जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी बनाया गया था तो जोधपुर ग्रामीण को हटाया गया है, वो जोधपुर में आएंगे ग्रामीण वाले लोग बाग भी। सांचौर, जो जालोर के 2 पार्ट बने थे, नीचे वाला सांचौर था, ऊपर जालोर था, अब जालोर ही है पूरा। और जालोर की सीमा गुजरात से टच होगी, पहले सांचौर की टच होने लग गई थी, अब जालोर की टच होगी। ऐसे ही नीम का थाना की सीमा उससे टच हो रही थी हरियाणा से, तो अब सीकर जिले की सीमा हरियाणा से टच होगी। अब बात करें 3 संभाग कौन से हैं, तो पाली, बांसवाड़ा व सीकर, इन तीनों को संभाग बनाया गया था, जो अब इनको एंड कर दिया गया है। बांसवाड़ा में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ थे, अब इनको एंड कर दिया गया है। अब वापस जो प्राचीन 7 संभाग है वो ही रहेंगे। यथावत जिले कितने रखे हैं, वो 8 है। तो कोटपुतली बहरोड यथावत रखा है, बालोतरा यथावत रखा है, खेरथल तिजारा यथावत रखा है, ब्यावर यथावत रखा है, डीग भरतपुर के पास में जो डीग है वो यथावत रखा है, डीडवाना कुचामन यथावत रखा है, सलूम्बर उदयपुर में जो सलूम्बर है उसको यथावत रखा है, व जोधपुर में फलोदी को यथावत रखा है। अब बात करें बेबर झूम खेती, झूम वो ये कर्तन और दहन कृषि, तो बेबर झूम खेती बेगा जनजाति के द्वारा की जाती है। वारंगल में एक मंदिर स्थित है, रुद्रेश्वर मंदिर। ये रुद्रेश्वर मंदिर वहां रुद्रदेव जी द्वारा, जो राजा थे वहां के वारंगल में, उनके द्वारा बनाया गया। अब अपन बात करें विक्रम साराभाई की। आज 30 दिसंबर है, आज इनकी पुण्यतिथि है और इनका बर्थ अहमदाबाद में हुआ था। वह जो इनकी पुण्यतिथि जो डेथ हुई थी इनकी, ये तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी। मुख्यतः इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी के फादर हैं ये विक्रम साराभाई। पहले टल्स नाम की एक संस्था थी, टल्स नाम की एक संस्था थी त्रिवेंद्रम में, थुम्बा में, उसका नाम बदलकर विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर किया गया और ये त्रिवेंद्रम केरल में है। तो टल्स का नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर किया गया है, त्रिवेंद्रम में है। और रॉकेट प्रक्षेपण यान, ये वीएसएससी में रॉकेट प्रक्षेपण यान, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाना व उससे संबंधित तकनीकों का काम किया जाता है वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में। फिर बात करें तो 12 अगस्त 1919 में इनकी जन्म हुआ, वह 30 दिसंबर 1971 जो आज का दिन है 1971 में इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और इनकी मृत्यु हुई। ये भौतिक वैज्ञानिक थे, न्यूक्लियर फिजिक्स में इनका अच्छा योगदान रहा, एस्ट्रोनॉमर थे, स्पेस में इनका अच्छा योगदान रहा, इसलिए फादर ऑफ इंडियन स्पेस इनको कहा जाता है। पद्म विभूषण व पद्म भूषण मिला। पद्म विभूषण इनकी मृत्यु के अगले साल, मृत्यु उपरांत इनको 1972 में पद्म विभूषण मिला। ये पहले इसको पार हुआ करती थी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, तो इसके ये अध्यक्ष रहे 1963 से 1969।
फिर इसका नाम इसरो बनाया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके भी ये चेयरमैन रहे। तो इंस्कोपार जब बनी थी 1962 में, उससे ही इसके अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे। वह इसरो के भी चेयरमैन 1969 में इसरो का निर्माण हुआ, जब से इसरो के चेयरमैन 1971 तक रहे। 71 में इनकी मृत्यु हो गई। 1972 को इनको पद्म विभूषण मिला। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और इनके जो गुरु थे वो सर सीवी रमन थे। और इन्होंने एक पीएचडी की थी भारत से, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था तो ये भारत आ गए थे। भारत से इन्होंने पीएचडी की थी एटॉमिक एनर्जी, उसमें कॉस्मिक रे में इन्होंने पीएचडी की थी। वह ये चेयरपर्सन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग के भी चेयरपर्सन रहे हैं। फिर बात करें वही इनकी जो वाइफ है, इनकी वाइफ का नाम था मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई एक क्लासिकल डांसर थी, एक क्लासिकल डांसर थी बहुत अच्छी। तो ये इनकी वाइफ थी। इन्होंने पीएचडी व थीसिस की थी। वो इनका टॉपिक था फिजिक्स का, कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कॉस्मिक रे का अध्ययन। और पीआरएल फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, ये जो अहमदाबाद में स्थित है, ये भी विक्रम साराभाई जी ने 1949 में बनाई। और ही सेटअप फर्स्ट रॉकेट लॉन्च सिस्टम नियर त्रिवेंद्रम। और होमी जहांगीर बाबा का इसमें सहयोग रहा, जिसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहा जाता है। आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग केबल टीवी, जो अमेरिका व भारत के बीच में केबल टीवी को लेकर समझौता हुआ था, भारत में पहली बार टीवी चला था, वो भी इन्हीं के प्रयासों से चला। और इनका कांटेक्ट मतलब नासा से इन्होंने कांटेक्ट किया, और भारत में इस प्रकार टीवी का प्रोग्राम सबसे पहले आया था साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी एक्सपेरिमेंट। तो ये 1975 में इनके प्रयासों से बना। आर्यभट्ट जो उपग्रह बना था, उसके पीछे भी इनका दिमाग था, विक्रम साराभाई सर का। और ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो अहमदाबाद में, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। और विक्रम साराभाई जब ऊटी की यात्रा पे गए, इनके कुछ किस्से हैं कि भाई इनकी शादी किस प्रकार हुई। जब ये मद्रास से ऊटी की यात्रा पे गए, तो ऊटी में एक बैरिस्टर थे मद्रास के, सुब्बाराव जी के यहाँ रुके। सुब्बाराव जी की दो बेटियां थी, लक्ष्मी सहगल और बड़ी बेटी थी मृणालिनी। तो लक्ष्मी सहगल तो वो थी जिन्होंने आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के साथ में देश की आजादी में योगदान दिया। वह मृणालिनी एक क्लासिकल डांसर थी। उन्होंने विक्रम साराभाई को देखा और दोनों करीब हुए तथा दोनों में शादी करी। फिर इसके बाद में अपन बात करें तो जब विक्रम साराभाई और कमला की अपन बात करते हैं, मृणालिनी जो साराभाई थी उनकी एक दोस्त थी कमला। तो कमला के जो हस्बैंड थे वो लाहौर में ड्यूटी करते थे। ड्यूटी करते हुए वो लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। तो मृणालिनी ने कमला को अपने पास बुला लिया। वह अपने पास इन्होंने काम दिया, विक्रम साराभाई के ऑफिस में इनको काम दे दिया, इनकी संस्था में इनको काम दे दिया। और ऐसे विक्रम साराभाई व कमला एक साथ काम करते थे, तो दोनों में करीबी संबंध हुए। और जब से फिर कमला को लगा कि भाई मैं विक्रम व मृणालिनी जो मेरी दोस्त है, इन दोनों के मध्य में आ रही हूँ, तो वो वहां से छोड़कर दिल्ली चली गई। और फिर विक्रम साराभाई के कहने पर वापस बुलाने पर वो नहीं आई। और विक्रम साराभाई ने फिर जवाहरलाल नेहरू को कहा, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना करी। और फिर कमला को वहां का डायरेक्टर बनाया गया, रिसर्च डायरेक्टर आईआईएम अहमदाबाद का बनाया गया। इस प्रकार विक्रम साराभाई जो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक थे, इनके बारे में ये आप याद रखना। कोनेरू हम्पी की बात करें, लगभग 37 वर्षीय महिला है, भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने दूसरी बार जीती है। रामगढ़ बांध की बात करें तो अब जो पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका फर्स्ट फेज में इसरदा से जो सवाईमाधोपुर में है, और इसरदा से पानी रामगढ़ बांध जो जयपुर में है वहां तक लाया जाएगा। तो इस प्रकार ये इसरदा सवाईमाधोपुर में है, यहाँ से लालसोट फिर दौसा होते हुए रामगढ़ तक ये पानी लाया जाएगा। और ये 120 किलोमीटर लंबा मार्ग रहेगा। इसके अंदर केनाल व पाइपलाइन डलाई जाएगी और लगभग 1900 करोड़ की लागत होगी। अब बात करें
कि भाई 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वहीं से ही 30 दिसंबर को स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसमें 2 उपग्रह होंगे और ये डॉकिंग व अनडॉकिंग की प्रक्रिया की जाएगी, मतलब इन उपग्रहों को स्पेस में जोड़कर देखा जाएगा व इन दोनों को दूरी करके देखा जाएगा। जोड़कर देख लेगा भारत, तो इस प्रकार जोड़कर भारत अपना स्पेस ऊपर जाके स्पेस स्टेशन बना सकता है। तो इस प्रकार ये डॉकिंग तकनीक करने वाला भारत विश्व का चौथा देश हो जाएगा। क्रोएशिया में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं। तो क्रोएशिया एक यूरोप का शहर है, यूरोप का देश है, जहां जैसे ये इटली है, यहाँ एड्रियाटिक सी है और यहाँ पे करके क्रोएशिया ही है, क्रोएशिया है, ये इटली है, ये भूमध्य सागर है। तो एड्रियाटिक सी के यहाँ पे क्रोएशिया है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। साउथ यूरोप का देश है, बाल्कन कंट्री है और पानोनियन प्लेन व भूमध्य सागर के बीच में ये बसा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में इसके एड्रियाटिक सागर है जो पर्यटन के लिए फेमस है। इसकी राजधानी जाग्रेब है, वहां पे राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं क्रोएशिया में। जो स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर है, ये वैसे मिस्र में है और इसको 10 किलोमीटर इसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जलमार्ग में जो वाटर क्राफ्ट है वो फंसे नहीं। तो स्वेज नहर कैसे है कि भाई जैसे यहाँ मिस्र है तो ऊपर भूमध्य सागर है, नीचे लाल सागर है, इन दोनों को जोड़ने के बीच में स्वेज नहर बनाई हुई है, मतलब यूरोप व एशिया को जोड़ने के लिए स्वेज नहर बनाई गई थी। सबसे पहले इसका काम ब्रिटेन व फ्रांस ने मिलकर किया था और अब ये स्वेज नहर मिस्र के अधिग्रहण में आती है। तो 1869 में इसका काम पूरा हो गया था। यूरोप व एशिया को जोड़ने के लिए स्वेज नहर बनाई गई और जो यूरोप है इधर पोर्ट जहाज जब स्वेज नहर को पार करती है उसमें 12 से 16 घंटे लगते हैं। और ब्रिटिश व फ्रांसीसी कंपनियों ने स्वेज नहर बनाई और 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति जो गमाल साहब थे, इन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण किया स्वेज नहर का। और जो स्वेज नहर में भूमध्य सागर है, इधर है पोर्ट शहीद और जो लाल सागर है यहाँ पोर्ट स्वेज, इन दोनों को जोड़ती है स्वेज नहर। अगर स्वेज नहर नहीं हो तो लगभग 7000 किलोमीटर का घुमाव भारत और यूरोप के बीच में पड़े और स्वेज नहर है तो इसलिए डायरेक्ट एक रास्ता बन जाता है। 1954 में स्टार्ट हुआ था, 1869 में कार्य पूरा हुआ और एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनांड द लेपेप्स फर्डिनांड, इन्होंने स्वेज नहर का मॉडल रखा था। उत्तरी भाग में स्वेज नहर के लिटिल झील है, मध्य भाग में टिम्सा झील है, दक्षिणी भाग में ग्रेट बीटर झील है और नहर खुलने से 7000 किलोमीटर की जो दूरी है भारत व यूरोप के बीच में वो कम हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे मिस्र है, इजिप्ट है और यहाँ स्वेज नहर है और ये अपना सऊदी अरब है, यहाँ पे सऊदी अरब होगा। तो यहाँ पर एक ये तो स्वेज नहर हो गई, भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ पे एक नहर का कार्य और चल रहा है, बेन गुरियन नहर परियोजना। तो ये बेन गुरियन जो थे ये इजराइल के प्रथम संस्थापक थे और ये भी इसका विकल्प है, स्वेज नहर का विकल्प है भूमध्य सागर में जाने के लिए, जो इजराइल के रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में चल जाएगा और इधर लाल सागर रहेगा। तो बेन गुरियन नहर पे भी खूब सालों से काम चल रहा है और ये बेन गुरियन नहर 160 मील लंबी है। स्वेज नहर का दरकिनार करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर या अकाबा की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अकाबा की खाड़ी है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, इसको ये जोड़ेगी। और फिर बात करें तो ये इसका मैप है कि भाई ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट के बीच में सिनाई प्रायद्वीप है और ये स्वेज नहर है, यहाँ पोर्ट स्वेज है, यहाँ पोर्ट सईद है। और फिर इधर बात करिए अकाबा की खाड़ी है और इधर से वो बेन गुरियन योजना चल रही है। यहाँ जॉर्डन है, यहाँ सऊदी अरब है और यहाँ सीरिया है, यहाँ पे ये है इजराइल, छोटा सा देश इजराइल। इस प्रकार ये दोनों नहरें आपस में है। 17 साल की लेडी है काम्या, इन्होंने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियां को पार करके दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बनी है काम्या। और 24 दिसंबर को इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन इसको फतेह किया है। लिथियम के भंडार जम्मू के रियासी जिले में मिले हैं और इन भंडारों के बारे में आज न्यूज में दिया हुआ था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।